बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर ट्रांसपैरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, हमारी जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी क्योंकि आज हम ट्रांसपैरेशन को कंप्लीट तरीके से कवर करेंगे। इसमें हम ट्रांसपैरेशन की टाइप्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जो ट्रांसपैरेशन का मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो फैक्टर ट्रांसपैरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आप बेशक मेरी वीडियो को जो है वो पार्ट्स के अंदर देख सकते हैं, लेकिन मैं जो है एक ही लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपैरेशन कहाँ किसे जाता है। देखें, प्लांट से जब भी पानी वेपर की फॉर्म में निकले या फिर गैस की फॉर्म में निकले, प्लांट के एरियल पार्ट्स से, एरियल पार्ट्स किसे कहा जाता है? रूट्स को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स जमीन से बाहर होते हैं उनको एरियल पार्ट्स कहा जाता है। देखिए, अब तक का तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपैरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होती है? पत्तों से होती है। लेकिन उसके अलावा भी जो है वो ट्रांसपैरेशन प्लांट के अंदर होती है, लेकिन मोस्टली अगर ज्यादातर प्लांट्स को देखा जाए तो वो मोस्टली पत्तों के जरिए, स्टोमेटा के जरिए ही क्या करते हैं? ट्रांसपैरेशन करते हैं। बहरहाल, प्लांट के एरियल पार्ट से पानी का वेपर की फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में बाहर निकलना, ये ट्रांसपैरेशन कंसीडर किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर कोई प्लांट 100% पानी ले रहा है, 100% पानी एब्जॉर्ब कर रहा है एसेंट ऑफ सेप के जरिए, जो कि हमने पूरा पिछले लेक्चर के अंदर मैकेनिज्म देखा, तो ये कहता है कि उस 100% में से सिर्फ और सिर्फ प्लांट 1 to 2% पानी को इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और प्लांट का टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। जबकि 98 से 99% पानी जो है वो प्लांट ट्रांसपैरेशन के जरिए क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। अब देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट कितने परसेंट जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस या अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस या टारगेट प्रेशर के लिए यूज करता है। तो एक से सिर्फ 2% है, बाकी 98 to 99% जो पानी होता है वो प्लांट ट्रांसपैरेशन की फॉर्म में क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। अच्छा, ये कहता है कि अब प्लांट जो ट्रांसपैरेशन करता है वो 3 जगहों से करता है, 3 प्लेसेस से करता है, या हम कह सकते हैं कि 3 किस्मों की जो है वो ट्रांसपैरेशन होती है। ये भी सवाल आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है। एक करता है स्टोमेटा से, जिसे स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कहा जाता है। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसका मैकेनिज्म सब कुछ डिटेल के अंदर डिस्कस होगा बाकायदे। दूसरी जो है वो क्यूटिकल के जरिए करता है, उससे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपैरेशन कहा जाता है। तीसरी जो है वो लेंटिसेल्स के जरिए करता है, उससे लेंटिक्यूलर ट्रांसपैरेशन कहा जाता है। हालांकि ये तीनों ट्रांसपैरेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको एडवांस करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको दिखा चुका हूं, अब दोबारा दिखा रहा हूं किसी और मकसद के लिए। देखें भाई, ये हमारे पास सबसे ऊपर जो है ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये इसी तरह से ये नीचे क्यूटिकल है और ये लोअर एपिडर्मिस है। देखें, प्लांट एक जो ट्रांसपैरेशन करता है वो तो इन स्टोमेटा से करता है। अब ये स्टोमेटा कैसे बनते हैं, कौन से सेलों से बनते हैं, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और मेरा मकसद भी यही था ताकि हम ट्रांसपैरेशन में इस चीज को इन्वॉल्व ना करें और हम परेशान ना हो। तो स्टोमेटा का कंप्लीट जो भी टॉपिक था एक अलग से मैंने लेक्चर बना के वो डाल दिया है, मेरे ख्याल में 17वां 18वां लेक्चर है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास ट्रांसपैरेशन हो रही है वो हो रही है क्यूटिकल के जरिए। हालांकि देखो, ये क्यूटिकल जो है ये एक वैक्स की बनी हुई लेयर है, ये वाटर को रिपेल करती है, ये वाटर रिपेलेंट होती है, पानी का लॉस होने नहीं देती। लेकिन कुछ अमाउंट में जो है इस क्यूटिकल से भी पानी जो है वो बाहर निकलता है, इसको कहा जाता है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपैरेशन। अब इसकी एक अच्छी खासी डिटेल है, अगर आप गूगल पे जाके देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आपको मिल सकती है, लेकिन बस सिर्फ आप इतना याद रखें कि क्यूटिक्यूलर ट्रांसपैरेशन वो होती है जो कि क्यूटिकल के जरिए होती है, ठीक है। और स्टोमेटल के ऊपर तो हम ऑलरेडी जो है कह चुके हैं कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ होगा, वो भी आप लोगों को समझा देते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन होती है, जो स्टोमेटा होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग्स होती है पत्तों के अंदर। ये 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, यानी हमारे 90% से भी ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपैरेशन करते हैं
इसी जगह से यानी स्टोमेटा से ही करते हैं। और इसलिए स्टोमेटा जो है ये इसलिए जो पत्ते होते हैं ये प्लांट के ट्रांसपायरिंग ऑर्गेन कहलाते हैं, ट्रांसपायरिंग सरफेस कहलाते हैं। हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। मैंने आपको बताया कि क्यूटिकल जो है वो एक वैक्सी लेयर होती है जो प्लांट की ऊपर वाली सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे पाई जाती है, पत्तों के ऊपर भी और स्टेम्स के ऊपर भी पाई जाती है। क्यूटिकल एक लेयर है, ये जिस वैक्सी मटेरियल की बनी हुई होती है उस वैक्सी मटेरियल को क्यूटिन कहा जाता है। देखिए बाज़ औक़ात बच्चों को पता नहीं होता कि क्यूटिकल और क्यूटिन में क्या फर्क है। देखें क्यूटिन मिल के एक लेयर बनाता है, उस लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिन खुद क्या है, ये एक वैक्स का बना हुआ मटेरियल है, लिपिड की क्लास से ये बिलोंग करता है। अच्छा, ये कहता है कि वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है क्यूटिकल से, लेकिन इस हद तक नहीं जैसे स्टोमेटा से होता है। इस टाइप की ट्रांसपायरेशन को क्या कहा जाता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो है लेंटिक्यूलर जो है ट्रांसपायरेशन। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल लेक्चर बना चुका हूं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इंटर का जो चैप्टर है वहां पे मैं बता चुका हूं। देखें प्लांट के अंदर दो किस्मों की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है प्लांट के लंबे होने को, सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है प्लांट की थिकनेस के बढ़ने को, उसकी विड्थ के बढ़ने को। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, जब साइडों में सेल आ रहे होते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं, उन सेलों के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को लेंटिसेल्स कहा जाता है। और उस स्पेस से भी क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। और इस टाइप की ट्रांसपायरेशन को लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और ये जो स्पेस आप लोग देखते हैं, जो आज तक आप लोग दरख्त को देख के सोचते होंगे कि यार दरख्त के अंदर आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी बता रहा हूं। इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी आप देखो तो आप समझ जाना कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो कैम्बियम सेल होते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने आप को कुछ कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे लूजली अरेंज रखते हैं, अपने बीच में स्पेस रखते हैं ताकि वहां से वो ट्रांसपायरेशन कर सकें। ये जो लूजली जगहों वाले सेल हैं जहां पे ये स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस को लेंटिसेल्स कहा जाता है। और जब यहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है तो उसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम जो है ये भी लेंटिसेल्स हैं, यहाँ पे मैंने जो है हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। अच्छा, अब जो है वो हम बाकायदे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। जो स्टोमेटा का पूरा मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन है वो किस तरह से होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। भाई ट्रांसपायरेशन के अंदर दो किस्मों के जो प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आपने याद रखना है। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है एवापोरेशन। आपको एवापोरेशन का भी पता है, आपको डिफ्यूजन का भी पता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है कि वेपर्स की फॉर्म में पानी का बाहर निकलना, ये एवापोरेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन जब पत्तों के अंदर होती है तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, किस तरह से चल रहे होते हैं। तो ये वो इमेज है जिसके जरिए हम ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरा साथ देना ताकि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा सकूं। भाई देखो, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस आपको ये नीचे नजर आ रही होगी, और ये जो है ये बना हुआ है पूरा का पूरा एक स्टोमेटा। ठीक है, एक स्टोमा, एक को मैंने बताया था स्टोमा कहते हैं, बहुत सारों को स्टोमेटा कहते हैं। तो ये एक स्टोमा बना हुआ है जहां से ट्रांसपायरेशन होनी है। अब होता ये है कि हम पत्ते के अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो ये जितने भी ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये आपके जाइलम के बंडल हैं, अपना जाइलम फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल है। और इन सेलों के बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा होगा, इसे कहा जाता है एयर स्पेस, या फिर इसे इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं। एयर स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा भी जमा होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि दो सेलों के बीच का स्पेस है। तो आप इसे एयर स्पेस कहें या आप इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक, अच्छा, अब होता यह है कि इस प्लांट के ऊपर जैसे सनलाइट गिरती है, ठीक है, तो ये प्लांट जैसे सनलाइट गिरेगी तो ये जो पत्ते हैं इनके अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सही है, आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर लगता है, लाइट लगती है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है।
तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मीजोफिल सेल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की अभी बात हो रही है। तो सेल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये सेलों से बाहर निकल के एयर स्पेसिस में जमा होना शुरू हो जाते हैं। देखें, अभी तक ये पत्ते से बाहर नहीं निकले, अभी तक ये स्टोमा से बाहर नहीं निकले, अभी सिर्फ क्या हुआ है कि जो मीजोफिल सेल हैं, यहां से पानी के मॉलिक्यूल निकल के एवापोरेट होके कहां पे आ गए हैं, एयर स्पेसिस के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। अभी तक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ट्रांसपायरेशन का एक इवेंट हुआ है, एक स्टेप हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एवापोरेशन कह रहे हैं। जैसे सनलाइट मीजोफिल सेल के ऊपर लगी, जो मीजोफिल सेल थे, यहाँ की जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो यहाँ के पानी के मॉलिक्यूल, इन सेलों के पानी के मॉलिक्यूल, ये एयर स्पेसिस के अंदर जमा होना शुरू हो गए। देखें, यहाँ पे मीजोफिल सेल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो हर सेल से आप लोग क्या देख रहे हैं, ये जितने भी ब्लू कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लू कलर के जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं। हर सेल के ऊपर लाइट लग रही है, हर सेल के ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर सेल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हर सेल एवापोरेशन स्टार्ट कर चुका है। तो जब एवापोरेशन होती है तो पानी उस वक्त, वाटर के मॉलिक्यूल उस वक्त एयर स्पेसिस में मौजूद होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस में मौजूद होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आपको स्टोमेटा के बाहर भी पानी के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, और स्टोमेटा के अंदर यानी पत्ते के अंदर वाली साइड भी जो है आपको पानी के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। और मुझे आप ये देख के फैसला करके बताओ कि वाटर के मॉलिक्यूल की अमाउंट कहाँ ज्यादा है, अंदर पत्ते के अंदर की तरफ ज्यादा है या पत्ते के बाहर की तरफ ज्यादा है। तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर अंडरस्टूड बात है कि पत्ते के अंदर जो एयर स्पेसिस हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल की अमाउंट ज्यादा है, और पत्ते के बाहर जो है वो वाटर की अमाउंट क्या है, कम है। तो लिहाजा क्या मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना हुआ है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह मॉलिक्यूल का ज्यादा होना, दूसरी जगह मॉलिक्यूल का कम होना, ये ग्रेडियंट कहलाता है। और हम अगला स्टेप हमारा डिफ्यूजन का होगा, तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, डिफ्यूजन ग्रेडियंट रख दिया। और डिफ्यूजन कहां से कहां होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो पानी के मॉलिक्यूल इंटरसेलुलर स्पेस से निकल के स्टोमा से होते हुए बाहर जाएंगे, या स्टोमा से अंदर होते हुए अब अंडरस्टूड बात है ना, देखें जहां डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा तो हायर टू लोअर मूव करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से ये यहाँ से निकल के स्टोमा से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अगर डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं होता तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, बेशक एवापोरेशन होती रहे। अगर स्टोमा के बाहर यहाँ पे बहुत सारे पानी के ऐसी कभी कंडीशन हो जाती है, मैं आगे चल के आपको फैक्टर्स में दिखाता हूँ, कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं बन पाता, तो लिहाजा नतीजे में ट्रांसपायरेशन भी नहीं होती। तो ट्रांसपायरेशन होने के लिए सबसे पहले एवापोरेशन होती है, लाइट लगती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पानी के मॉलिक्यूल सेलों से निकल के एयर स्पेसिस में आते हैं, जमा होते जाते हैं, इतने जमा हो जाते हैं कि स्टोमा के बाहर के मुकाबले में अंदर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, एक अच्छा खासा डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन जाता है। उसके नतीजे में वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके स्टोमा से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो जब दो इवेंट होते हैं, एवापोरेशन और डिफ्यूजन, तब जाके आपका एक प्रोसेस होता है, और इस एक प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपायरेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप वाकई माना में इंसान के बच्चे हैं तो सही है भाई, और आ गया तो मुझे कमेंट में थंबनेल जरूर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़वा देता हूँ भाई। जैसे लाइट पत्तों के ऊपर लगती है तो काइनेटिक एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, और नतीजे में एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो मीजोफिल सेल्स हैं वहां से। ये कहता है जो मीजोफिल सेल है वो डायरेक्ट एयर स्पेसिस के साथ या इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ कनेक्टेड होती है, आपने खुद देखा। जैसे एवापोरेशन शुरू होती है, वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट मीजोफिल सेल से स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, और वो जमा होना शुरू हो जाते हैं एयर स्पेसिस के अंदर या फिर इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा।
अब ये कहता है जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं ये एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं, बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रोमेटा है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा इंटरसेलुलर स्पेस है और ये एटमॉस्फेयर है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे स्ट्रोमा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों की टेस्ट में आ सकता है। ये कहता है कि जैसे इनफ एक्यूमुलेशन वाटर वेपर्स की हो जाती है एयर स्पेसिस के अंदर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग ऑफ द लीव्स, पत्तों के बराबर के मुकाबले में देयर विल डेवलप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, वहां पे क्या डेवलप होगा, अच्छा खासा डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होगा। नतीजे में जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो डिफ्यूज होकर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे तरीके से विथ थ्योरी और विथ इमेज एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लाइट के ऊपर ट्रांसपायरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन ट्रांसपायरेशन। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है हमारे पास लाइट। भाई लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसपायरेशन के, आपने याद रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, कि एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ाते जाए दूसरी चीज कम होती जाए, दिस इज कॉल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पता नहीं कौन कौन से लॉ हैं, उन लॉ में आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। बहरहाल ये कहता है लाइट जो है वो ट्रांसपायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपसे कोई पूछे कि कैसे, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रोमेटा जब तक नहीं खुलेंगे ट्रांसपायरेशन होगी, भले डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो, भले एवापोरेशन हो, लेकिन जब तक स्ट्रोमेटा ही नहीं खुलेंगे तो ट्रांसपायरेशन कहां से होगी। और मैंने जब स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ाया, जब मैंने आपको मैकेनिज्म बताया स्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बताया था, लाइट बताया था। लाइट का अच्छा खासा रोल होता है स्ट्रोमेटा को ओपन करने में और स्ट्रोमेटा को क्लोज करने में। तो देखो एवापोरेशन भी हो रही है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी बन रहा है, लेकिन स्ट्रोमेटा बंद है तो आप कहां से ट्रांसपायरेशन करेंगे भाई, कभी भी नहीं हो सकती। तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी देर तक स्ट्रोमेटा खुले रहेंगे और ट्रांसपायरेशन होती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। अब आपको पता है कि ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है वो कितनी है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, या जो अमाउंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली। अंडरस्टूड बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ट्रांसपायरेशन के। पूछो क्यों, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं ये बाहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, ये स्ट्रोमेटा से बाहर निकल के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है भाई, इस बात को मानते हो ना आप, अभी अभी हमने पढ़ा। लेकिन अगर स्टोमक के बाहर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी ये पूरी की पूरी जगह, ये सारी की सारी जगह पानी के मॉलिक्यूल से भरी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि खाक डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होगा। जब बाहर इतनी ज्यादा अमाउंट हो गई है कि अंदर के मुकाबले में भी बाहर एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट है, तो कहां से मॉलिक्यूल अंदर से निकल के बाहर आएंगे, कहां से ट्रांसपायरेशन होगी, कभी भी नहीं होगी। तो हमें ह्यूमिडिटी के खिलाफ जाना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को खत्म करना पड़ेगा, वरना ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। आप जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ाते जाएंगे, यानी जितने मॉलिक्यूल दूर दूर तक आप करते जाएंगे, उतना ट्रांसपायरेशन का रेट कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि ड्यू टू ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिमेन इंक्रीज, हमेशा बढ़ी रहेगी, या तो फिर इक्वल होगी। जब इक्वल होती है फिर भी जो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं बनता, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। इन द सराउंडिंग ऑफ लीव्स एज कंपेयर टू द एयर स्पेस, इन रिजल्ट देयर विल नो एनी डिफ्यूजन ग्रेडियंट। नतीजे में क्या होगा, किसी भी किस्म का डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा और वाटर के वेपर जो है वो एयर स्पेसिस के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर कभी भी नहीं निकल सकते, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास विंड, जो स्पीड होती है एयर की, वो विंड। अब आप मुझे बताओ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनडायरेक्टली। अंडरस्टूड बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ट्रांसपायरेशन के। अब देखो यहाँ पे ये पानी के मॉलिक्यूल आ गए ना ह्यूमिडिटी की वजह से, अब जितनी तेज हवा लगेगी तो वो क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल्स को स्टोमा से दूर कर देगी। ये जो बाहर वाले मॉलिक्यूल है ना, इनको स्टोमा से दूर करेगी। जैसे इनको दूर कर देगी इन पत्तों से, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट एक अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। पहले तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट इक्वल था ना ह्यूमिडिटी की वजह से, अब जैसे हवा लगेगी तो हवा इस पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ से खींच के इधर दूर लेके जाएगी। यहाँ पे कम से कम मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, अंदर वैसे मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन जाएगा, तो आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगी और ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी।
तो यानी कि विंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। विंड रिमूव्स और टेक अवे वाटर वेपर्स फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ लीव्स, रिमूव कर देती है, वहां से उनको हटा देती है, पत्तों से बिल्कुल दूर कर देती है। नतीजे में फिर दोबारा से डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सही है भाई, ओके। उसके बाद हमारे पास जो अगला फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर का। अब आप सब लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपायरेशन के, क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं होगा तो आप मुझे ये बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कभी भी नहीं बढ़ेगी। और जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एवापोरेशन नहीं होगी, जब तक एवापोरेशन नहीं होगी, पानी के मॉलिक्यूल मेसोफिल सेल से निकल के एयर स्पेसिस में नहीं आएंगे, आगे डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो टेम्परेचर का भी एक अच्छा खासा रोल होता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाएं लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं है कि बस बढ़ाते जाएं ताकि उसके एंजाइम्स सब मर जाएं, ऐसा नहीं होता। एक हद होती है, आपने उस हद तक टेम्परेचर को बढ़ाया और उससे जो पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ गई, और बढ़ने से क्या हुआ, एवापोरेशन स्टार्ट हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं वो एयर स्पेसिस में जमा होने लग गए और डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक तो फायदा हुआ ये। दूसरा फायदा क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, कम होती है, और आपको पता है कि हम ह्यूमिडिटी के खिलाफ है, ट्रांसपायरेशन ह्यूमिडिटी के खिलाफ है। और जो हमारे पास आखिरी फैक्टर है वो है सॉइल वाटर। देखें, जितना सॉइल के अंदर पानी होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि जब पानी को नीचे से पुश किया जाता है, आपने पढ़ा है ना, रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ी है, एडिशन कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी पढ़ी है, तो उनकी मदद से हम पानी को नीचे से क्या करते हैं, पुश करते हैं ना। तो पानी को जब नीचे से पुश किया जाता है तो वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा कैसे रहा होता है, क्योंकि ऊपर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो जितना जमीन के अंदर पानी ज्यादा होगा उतनी जो है वो ट्रांसपायरेशन होगी। अब आप नीचे से पानी दे ही नहीं रहे तो प्लांट ऊपर से ट्रांसपायरेशन क्यों करेगा? तो जब आप नीचे से अच्छा खासा पानी भी देंगे, प्रेशर भी देंगे, वही दोनों थ्योरीज भी देंगे, एसेंट ऑफ शेप को फॉलो करेंगे, तो ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगी। एक फायदा हुआ ये। दूसरा ये होगा कि जितना पानी आप फ्रेश जमीन से देंगे उतने प्लांट को अच्छे मिनरल्स, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जो मॉइस्चर वाला जो पुराना पानी पड़ा हुआ है जिसने मॉइस्चर को क्रिएट किया हुआ है वो उस चीज को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो लिखा हुआ है फ्रेश वाटर सप्लाई टू द प्लांट्स रिमूव मॉइस्चर। जो फ्रेश वाटर होता है ना वो प्लांट के अंदर जो जब सप्लाई करते हैं तो वो मॉइस्चर को क्या करता है, रिमूव करता है, क्योंकि मॉइस्चर से भी ट्रांसपायरेशन क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर थे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसपायरेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स में से वाहिद एक फैक्टर था जिसका नाम ह्यूमिडिटी है, जो इनवर्सली था, बाकी सारे डायरेक्टली थे। तो आप लोगों से सवाल भी पूछा जा सकता है पीएमसी के टेस्ट के अंदर कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो इफ यू हैव स्टडीड, अगर आपने मेरे लेक्चर को या कहीं और किसी भी सोर्स से पढ़ा हुआ होगा तो आप डायरेक्ट गो थ्रू जा सकते हैं ह्यूमिडिटी के साथ। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इनके लिए मैं क्या एक अलग से लेक्चर बनाऊं, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले थोड़ा सा एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। भाई एडवांटेजेस इसका क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है कि जितना पानी आप ऊपर से ट्रांसपायरेट करेंगे, जितनी ट्रांसपायरेशन होगी जमीन से, उतना नया ताजा फ्रेश मिनरल्स वाला वाटर जो है वो प्लांट को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितनी आप ट्रांसपायरेशन करवाएंगे प्लांट नीचे से उतनी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाएगा, उतना ज्यादा प्लांट को अच्छा फ्रेश वाटर और अच्छे मिनरल्स मिलेंगे। एक फायदा हुआ ये। दूसरा, एसेंट ऑफ शेप के अंदर हमने ट्रांसपायरेशन पुल जो पढ़ी, जो एडिशन कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी पढ़ी जिसका नाम दूसरा ट्रांसपायरेशन पुल था, या रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रांसपायरेशन का रोल था, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने थोड़ा सा समझा दिया था। तो देखो, एसेंट ऑफ शेप भी नहीं चल पाएगा ट्रांसपायरेशन के बगैर। और दूसरा, प्लांट ट्रांसपायरेशन इसलिए भी करता है ताकि वो अपने टेम्परेचर को क्या कर सके, कूल डाउन कर सके, एनवायरनमेंट को कूल डाउन कर सके। और तीसरा ये होता है, बस ये तीन ही होते हैं, ये शायद क्या लिखा हुआ है, एवापोरेशन ऑफ एक्सेसिव, हाँ अच्छा, दूसरा जो एक्सेसिव वाटर होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है वो तकरीबन 1 से 2% पानी को इस्तेमाल करता है, बाकी जो पानी होता है वो सारा का सारा रिमूव कर देता है। तो जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है उसको ये क्या कर देता है, एवापोरेट कर देता है।
अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे, आपको पता है कि बाज़ औक़ात कभी कभी ओवर जो है वो ट्रांसपायरेशन हो जाती है, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो प्लांट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन भी प्लांट के लिए नुकसानदा होती है। बाज़ औक़ात प्लांट ऐसे होते हैं, जिस तरह से हमने ज़ीरोफाइट्स पढ़े थे, अगले ही जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में, उसके ऊपर लेक्चर बना के दे चुका हूँ, उसमें ज़ीरोफाइट प्लांट्स का बता चुका हूँ कि जब उनको वो थर वगैरह में रहते हैं या डिजर्टेड प्लेसेस में रहते हैं, तो उनके लिए पानी को रिमूव करना बड़ा मसला होता है। तो बेचारे पानी ले नहीं सकते, जो लेते हैं वो ट्रांसपायरेट थोड़ी ना कर देंगे। तो वो ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, उनको कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं या उनको फोल्ड कर देते हैं। ये सारे मैंने आप लोगों को जो ये चीजें बताई थी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो पत्ते होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जब पत्ते ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये पत्तों की अमाउंट को जब कम करने लगते हैं, तो इनको शेड करने लगते हैं या उनको चेंज करने लगते हैं कांटों के अंदर, तो इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम हो जाता है और प्लांट की यील्ड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक और नुकसान है कि ड्यू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए सम प्लांट्स यानी जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं या उनको मॉडिफाइड कर देते हैं स्पाइन के अंदर, या उनके सरफेस को रिड्यूस कर देते हैं। तो नतीजे में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा उतनी यील्ड भी क्या होगी, कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो इतना बड़ा हमारा लेक्चर है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर हम देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।